गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अंकित खर। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अपन आज कवर करेंगे येस्टरडेज करंट अफेयर। और कल मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था कि हम क्या डिस्कशन करना है, तो उन्हीं मुद्दों पे आज डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले क्या है, केजरीवाल एग्जिट्स। केजरीवाल जी ने रिजाइन कर दिया। आई गेस यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट। और अतीसी जो है वो नई दिल्ली की सीएम बनेंगी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। एक जो बुलडोजर प्रक्रिया होती है, तब भी किसी को अरेस्ट करता है यूजुअली मुस्लिम ग्रुप के यहाँ से, तो वहाँ पे उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। तो उसके बारे में हियरिंग जो है 1 अक्टूबर को है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है कि भाई उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट गार्ड्स कैसे पुट किए हैं। तो ये है सुजलन के, आप देख रहे हो सुजलन के शेयर जिसके पास थे आज से 1 साल पहले, आज वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सो केजरीवाल एग्जिट अतीसी टू बिकम दिल्ली सीएम। बेसिकली आपको पता है ये मूव है। अभी केजरीवाल जी लास्ट 5 डेज से बाहर निकले हैं, तो उन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था सेकंड डे की वो रिजाइन करेंगे। उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जो नया फेस है दिल्ली के सीएम का, वो मिस अतीसी है, जो कि अ, दिल्ली की हिस्ट्री में थर्ड वुमेन है। इससे पहले अपनी शीला दीक्षित जी, और जो कि कांग्रेस से थी, और जो बीजेपी से थी वो सुषमा स्वराज जी थी, वो थी। उसके बाद थर्ड ये है। बट इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि इनके लीडर अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। और जब तक हमने रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे इलेक्शन है वो वो हम फेब की जगह नवंबर में प्री पोन करवा लें महाराष्ट्र इलेक्शंस के साथ। बट जो कि पॉसिबल, मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ऐसे किसी की रिक्वेस्ट पे इलेक्शंस नहीं हो सकते अनटिल अनलेस कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई चीजें रिक्वायर्ड नहीं है इलेक्शन के लिए। सो जब तक ये नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होता और तब तक कोई विन नहीं होता, तब तक मिस अतीसी ही रहेंगी सीएम। और बाद में शायद इलेक्शन होंगे तो माइट बी सीएम जो है, और आप जीती है तो केजरीवाल आ सकते हैं फिर से। उसके बाद सेकंड चीज जो है कि 1991 में आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे उसके बाद अपनी कैसी सिचुएशन रही अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, ये इसके अंदर दिखाया गया है। ये जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने पीएम मोदी को सबमिट की है। और इसके अंदर बताया है कि भाई साउदर्न स्टेट्स ने आउट परफॉर्म कर दिया है वेस्ट नॉर्दर्न स्टेट्स को। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट में बस कुछ ही गिने चुने हैं जिन्होंने एक्सेप्शनली वेल किया है, वो है दिल्ली और हरियाणा। हरियाणा में जो है बिकॉज ऑफ गुड़गांव और उसके एनसीआर रीजन में है, अदरवाइज उसमें भी एज सच उतना नहीं है। बट हाँ, ओवरऑल जो ये चार्ट दिखा रहा है आप देख पा रहे हो, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब आर एट द टॉप। सो इस चार्ट में बेसिकली क्या करा रहा है कि जो नेट नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो स्टेट की जीडीपी है नेट, उसकी परसेंटेज दिखा रहा है पर कैपिटा मतलब पर पर्सन नेट स्टेट जीडीपी टू द ऑल इंडिया पर कैपिटा नेशनल जीडीपी के बेसिस पे, और या पर कैपिटा नेशनल इनकम जो है उसका एक रिलेटिव रेशियो का रिप्रेजेंटेशन है। उसमें दिल्ली टॉप पे है, देन हरियाणा, देन पंजाब है। पंजाब में भी जो है 1970s के टाइम पे जो है 1960s और 70s के टाइम में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, तो उस टाइम पे परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन उसके बाद गिर गई है। उसके बाद उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश और बिहार को आप देखोगे तो बिल्कुल ही वो नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो इसके अंदर रिग्रेशन हुआ है। गुजरात ने और महाराष्ट्र ने अच्छा किया है परफॉर्मेंस। सो ये था। एंड उसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं तो वेस्ट बंगाल जो 1960s में था पर कैपिटा इनकम में, वो काफी नीचे गिर गया है। और स्मॉल स्टेट्स में जो है रिपोर्ट के अंदर गोवा, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कंसिडर नहीं किया है, एक्सेप्ट आसाम एंड यूटी ऑफ दिल्ली। और राजस्थान और उड़ीसा ने भी क्या है डिक्लाइन किया है लिबरलाइजेशन के बाद पर कैपिटा इनकम जो वो कर रहे हैं।
चार्ट 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो चार्ट 2 डिपिक्ट करता है कि स्टेट, कौन सी स्टेट का कितने पर कंट्रीब्यूशन है नेशनल जीडीपी के अंदर। सो वो कैसे कैलकुलेट करता है, वो कैलकुलेट करते हैं रेशियो ऑफ द स्टेट्स जीडीपी, रेशियो ऑफ ग्रोस स्टेट जीडीपी, बेसिकली टू द सम ऑफ जीएसडीपी ऑफ ऑल स्टेट्स। मतलब एक स्टेट की जो जीडीपी है ग्रोस, उसको डिवाइड कर दो कि सारी स्टेट्स की जीडीपी को। वो एक चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है, तो उस पर्टिकुलर बेसिस पे दिल्ली का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है, हरियाणा का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो उस बेसिस पे आप देखोगे तो साउदर्न स्टेट्स ने आउट परफॉर्म किया हुआ है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे भी, ओवरऑल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी। तो बस यही पॉइंट डिपिक्ट करने चाह रहा था मैं। अब उसके बाद क्या है कि चाइना और रशिया के बारे में सिमिट्रीज क्या है, ओवरऑल क्या है कि सिचुएशन क्या रही है जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया था। तो क्या क्या चीजों में डिफरेंस आया है उसके बारे में एक बार नजर कर लेंगे। और ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया को हमेशा सपोर्ट करता आया है रसिया। आप कारगिल वॉर की भी बात करोगे तब सैटेलाइट से जो हेल्प करनी थी वो रशिया ने ही की थी। और भी जहां जहां पे वार हुए वहां पे रशिया इंडिया प्रो का स्टेटमेंट देता है। बट अदर देन दैट अब जो है, जो इनकी मैट्रिक्स है वो चेंजेस होती जा रही है, क्योंकि चाइना और रशिया के बीच में इंडो सीनो रिलेशनशिप जो है वो बढ़ गई है काफी। और उसका अपन ट्रेड से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे चाइना जो ट्रेड करता है रशिया के साथ, जो जो 2014 में था, चाइना 2014 में सिर्फ 53 बिलियन डॉलर की शिपमेंट करता था, एक्सपोर्ट करता था रशिया को। और 41 बिलियन डॉलर वो इंपोर्ट करवाता था रशिया से। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो गई है कि 111 बिलियन डॉलर 2023 के अंदर उसने एक्सपोर्ट किया है रशिया को। तो रशिया यानी चाइना के ऊपर डिपेंड हो गया, क्योंकि उसको इतना माल चाहिए ही चाहिए। और उसको ये जो हाई प्रायोरिटी गुड्स चाहिए जो वेपन को बनाएगा, तो वो सारा चाइना से आ रहा। और आप देखो यूजुअली चाइना का ट्रेड डेफिसिट नहीं होता, चाइना का ट्रेड डेफिसिट है एक, इसके साथ रशिया के साथ हो गया 2023 में 129 बिलियन डॉलर का, जो है ये इन्होंने इंपोर्ट करवाया है रशिया से। ओब्वियसली एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी से ही हमेशा, एनर्जी रिच कंट्री है रशिया। तो टोटल ओवरऑल 240 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं, विच इज इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज। तो इस डिपेंडेंसी में, इनके क्लोजनेस आने के चक्कर में इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो रशिया के साथ कैसे होंगे वो देखना है। वो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। अगर आप देखोगे तो चाइना एंड रशिया ने जो डॉलर डी डॉलराइजेशन सिस्टम पे काम किया है, अपना ही डॉलर के अंदर और स्विफ्ट मैसेजिंग के अंदर काम ना करके अपने ही करेंसीज को प्रमोट करने का तरीका किया है। और हुआ क्या था कि रशिया के फॉरेक्स रिजर्व में 300 बिलियन डॉलर जो है वो आउटसाइड रशिया रखा हुआ है। वो यूएस और उसकी एलाइज कंट्रीज से फ्रीज कर दिया गया। ऐसे ही चाइना को भी इशू है, क्योंकि चाइना का 3 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व है, 3 ट्रिलियन डॉलर, उसमें से 700 बिलियन डॉलर जो कि अपना इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व आज के टाइम में अप्रोक्स इससे नीचे ही है बल्कि, वो तो उनका बाहर ही है। तो वो फ्रीज ना होए उसके चक्कर में ये आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और दोनों पावरफुल कंट्रीज है। आप रशिया का एक्सपोर्ट देखो, पहले यूरोप को कितना होता था, 264 बिलियन डॉलर 2013 के अंदर। उसके बाद चाइना को करता था वो 40 बिलियन डॉलर का। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो आता है वो आता है 214। मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ के हिसाब से यूएस भी आ गया और बाकी कंट्रीज जितनी भी बची, यूरोप, इंडिया और चाइना को छोड़ के। बट अदर देन दैट यूजुअली जो बाइफरकेशन होता है, यूएस का बाइफरकेशन अलग होता है, यूरोप का बाइफरकेशन अलग होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का अलग होता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी बाइफरकेशन होती है, जापान फार ईस्ट अलग होता है। और ब्रेग्जिट के बाद ईयू यूके अलग होता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जापान फार ईस्ट अलग होता है, मिडिल ईस्ट अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अलग होता है। और इसराइल इसराइल का या मिडिल ईस्ट वाला जो है वो इसराइल और साउथ अफ्रीका को भी अलग ही करके चलते हैं।
बट ओवरऑल ये है इसके अंदर। उसके बाद और ग्राफ एनालिसिस में देखोगे, चाइना जो एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना की एक्सपोर्ट बास्केट जो है, चाइना 2013 में आप देखो कितना ह्यूज करते हैं ये। तो चाइना करता था रशिया को एक्सपोर्ट, रशिया को, यूरोप को, यूएस को, जापान को, ताइवान को, कोरिया को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक बात है। अब चाइना की एक्सपोर्ट बास्केट में, नहीं, ये चाइना का एक्सपोर्ट हो गया, चाइना का इंपोर्ट बास्केट जो है वो रशिया से, यूरोप से, यूएस से, जापान से, ताइवान से, कोरिया से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन सब से लेता था ये 2013 के अंदर। और परसेंटेज देखो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेता था 1191.8, फिर यूएस से ले लिया $368 बिलियन, फिर 317। बट अब आप देखोगे पिक्चर क्या हो चुकी है कि ये सिर्फ आज 2023 के टाइम में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले रहा है, ताइवान से ले रहा है, एंड रसिया से ले रहा है। बाकी इसने सारा इंपोर्ट बाकी कंट्री से, लाइक कोरिया भी डेमोलिश हो गया, यूएस भी हो गया, जापान भी होगा, एंड ईयू भी होगा। थोड़ा थोड़ा तो करते होंगे बट वो इतने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं दिख रहे यहाँ पे। उसके बाद रशिया का इंपोर्ट कैसे है? रशिया जो इंपोर्ट कराता है, मतलब अपने पास अपॉर्चुनिटी अपन वो भी कैटर नहीं कर पाए, रशिया जो इंपोर्ट कराता है, यूरोप से इंपोर्ट कराता था 2013 के टाइम पे $152 बिलियन का। चाइना और इंडिया से कराता था सिर्फ $2 बिलियन का, और चाइना से $50 बिलियन का, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से $137 बिलियन का। अभी आप फिगर देखोगे तो कितना ड्रास्टिक रिड्यूस हुआ है, यूरोप से सिर्फ 41 बिलियन रह गया है, सिर्फ 41, 2023 का जो फिगर है। 43 बिलियन जो है फिर भी अपना इंडिया का हो गया, और 111 बिलियन, मोर देन डबल, 2.2 टाइम्स चाइना का बढ़ गया। तो ये थे। तो उसके बाद ये है कि डिस्पाइट ऑल द गुडविल दैट एग्जिस्ट इन इंडिया रशिया रिलेशनशिप, द क्रेमलिन जियोपॉलिटिकल गोल अलाइन मोर क्लोजली विद बेजिंग देन न्यू दिल्ली। अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो इंडिया को काफी डिप्लोमेटिकली प्ले करना पड़ेगा, रशिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखने चाहिए। उसके बाद चाइना की इंपोर्ट बास्केट को भी स्टडी किया जा सकता है। चाइना की एक्सपोर्ट बास्केट के बारे में डिस्कशन कर रहा था मैं। ये एक्सपोर्ट बास्केट थी, ये रशिया की इंपोर्ट बास्केट थी। ठीक है जी। हाँ, यही डिस्कशन कर रहा था मैं। अब चाइना की इंपोर्ट बास्केट, अगर मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोला तो मैं एक्सपोर्ट बोल रहा था, चाइना का एक्सपोर्ट था यहाँ पे। ठीक है। तो चाइना अब एक्सपोर्ट देखो किसको कर रहा है, $111 बिलियन रशिया को, 555 यूरोप को, यूएस खत्म हो गया है बिल्कुल ही, जापान भी बहुत माइन्यूट हो चुका है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसका इंक्रीज हो गया पेनिट्रेशन। और रशिया का इंपोर्ट्स, तो ये था डिस्कशन अपने ठीक किया। अब चाइना की इंपोर्ट बास्केट देखोगे तो आप, रशिया से मंगवाता था, यूरोप से मंगवाता था, यूएस, जापान, ताइवान, कोरिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी जो है ये तीन ही कंट्रीज रह गई है, एक तो रशिया, एक ये ताइवान, और एक ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और रशिया का लार्जेस्ट एनर्जी बायर ईयू, चाइना, इंडिया, अभी जो है वो शेयर्स कम हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है। टेलीस्कोप के बारे में आपसे मैं डिस्कशन कर रहा था एक्चुअली। टेलीस्कोप का काम क्या है? इसका काम ये नहीं है कि ये किसी चीज को बड़ा करके दिखाएगा। एक्चुअली क्या करता है ये, कि सेलेस्टियल बॉडी जो होती है, जो ब्रह्मांड में बॉडीज होती है, वो लाइट्स एमिट करती है। और लाइट्स जो है वो ट्रेवल करती है डायरेक्ट अर्थ की डायरेक्शन में। जो लाइट अर्थ की डायरेक्शन में ओवरऑल हर जगह ट्रेवल करती है, जो लाइट अर्थ की डायरेक्शन में आती है सिर्फ वही हमारे पास पहुंच पाती है। और उतनी लेंथी जर्नी के बाद वो पैरेलली आती हैं, तो उनको कंसंट्रेट करने का और करिए इमेज क्रिएट करने के लिए हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। एंड तो फिर कनकेव मिरर यूज करने से हम फोकस पॉइंट क्रिएट, फोकस करते हैं फोटोन का, और उससे फिर जो इमेज प्रोड्यूस होती है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से, वो रियल और इन्वर्टेड और स्मॉलर होती है। ठीक है, ऐसे होती है बेसिकली। ये उसका पूरा प्रोसेस है।
तो प्राइमरी फंक्शन क्या है टेलीस्कोप का? टेलीस्कोप के अंदर बेसिकली एक मिरर होता है। अब ये एक या कई तरह के मिरर होते हैं, कई तरह के साइजेस के होते हैं, और उसके साथ में लेंसेज भी होते हैं ताकि फोकसेस और हो जाए, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना यूज किए जाते हैं आज के टाइम पे। और उस पर्टिकुलर बेसिस के उसमें जो है ये टेलीस्कोप्स का काम लेता है। अब टेलीस्कोप का फंक्शन बताने जा रहा हूँ, उससे पहले जो मैक्सिमम प्रैक्टिकेबल लेंस जो यूज कर सकते हैं ना रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर, वो सिर्फ 1 ही मीटर का, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग फिनोमेना एक होता है, रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट टकरा के आना और रिफ्रैक्ट अंदर चले जाना, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग फिनोमेना के अंदर क्या होता है, यूएस के अंदर लार्जेस्ट टेलीस्कोप है जिसका नाम है यर्कीज ऑब्जर्वेटरी के अंदर है वो, ठीक है। इज एट यर्कीज ऑब्जर्वेटरी, जिसके अंदर लेंस है 1.02 मीटर का। मीटर्स में बात कर रहा हूं, ना कि मैं सेंटीमीटर और केसेस में। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को लार्जर दिखाने का काम आता है। ये नहीं है इसका प्राइमरी फंक्शन। इसका प्राइमरी फंक्शन है कि ब्राइटनेस जो है उसको स्टोर करना। बेसिकली कोई भी बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी बाहर है, तो उसकी इमेज को बढ़ाना, उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना, वो काम है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी फोटोज आते हैं उनको कंसंट्रेट करता है। इसका उदाहरण अगर समझाया जाए तो जैसे आप एक बाहर बारिश हो रही है और उसके अंदर एक कप रख दिया और एक टब रख दिया, तो टब के अंदर ज्यादा पानी आएगा रादर देन कप के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका डायमीटर बड़ा है, ठीक है। तो टेलीस्कोप भी लाइट के साथ वही करता है, तो वो लाइट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। दूसरा फीचर क्या होता है टेलीस्कोप का, वो क्वांटिफाई कर देता है मैग्नीट्यूड को बाय देयर अपेरेंट मैग्नीट्यूड। जब वो क्वांटिफाई कर देता है तो वो लोगरिथमिक एक्सपेंशन से ब्राइटनेस को दिखाता है, तो उससे अपने को मोर क्लियरर, मोर मैग्नीफाइड दिखता है। तो ये है इसका। फिर एक चीज और होती है, आपको पता हो तो टेलीस्कोप्स को माउंटेन्स के ऊपर रखा होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो टुमुल्टुस एटमॉस्फेयर है, जो कि इंटरफेयर करता है टेलीस्कोप की फंक्शनिंग में। जब लाइट आती है और एटमॉस्फेयर है तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि लार्जेस्ट टेलीस्कोप का रिजोल्यूशन ही सिर्फ 0.3 टू 0.5 आर्क सेकेंड एंगल का होता है। तो उसमें जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी एयर की डिस्टरबेंस कम होगी, और उतना ही हम बढ़िया ढंग से टेलीस्कोप से रीडिंग ले पाएंगे। तो इसलिए वो माउंटेन्स के ऊपर किया जाता है। ऐसे स्पेस टेलीस्कोप्स भी हैं जो 400 किलोमीटर ऊपर रखे हुए हैं टेली सी लेवल की। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप्स है उसकी रिजोल्विंग पावर है 0.04, जो कि 10 टाइम्स ग्रेटर देन द बेस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है। तो साइंटिस्ट ने डेवलप कर लिया है मेथड कि टेलीस्कोप की रिजोल्यूशन कैसे करना है, बाय करेक्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ एयर टर्बुलेंस। और एक और चीज है, ज्यादा एनहांस वर्जन के लिए टेक्नोलॉजी का, ज्यादा एनहांस वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कहलाती है टेलीस्कोप की टोमोग्राफी, जो एग्जामिन करती है सेगमेंट ऑफ एयर कॉलम एंड एलिमिनेट करती है एबीरेशंस को, मतलब इम्प्योरिटीज को, जो भी या जो डिस्टरबेंसेस क्रिएट होती है, क्रिस्टल क्लियर इमेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। बस ये था टेलीस्कोप के अंदर। अब एडवांस टेलीस्कोप की बात करेंगे, लार्जेस्ट टेलीस्कोप जो आज तक है वो लार्ज बायोनोकुलर टेलीस्कोप है, जिसका ये स्पेसिफिकेशन है, वाइड उसके अंदर मिरर है, अपर्चर उसका इतना बड़ा है, वो जो कि यूएस के एरिजोना में लोकेटेड है। और यूरोपियन एजेंसी बता रही है एक्सट्रीमली लार्ज बना रही है, वो चिले में बना रही है। बस यही है जो कि 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। बस दैट्स इट। और एक जापानीज टेलीस्कोप है सुबारू, उसका भी 8.2 मीटर वाइड है, वो अपर्चर इतना बड़ा है, वो हवाई के अंदर लोकेटेड है। उसने उसको 10 आवर एक्सपोजर टाइम दिया था टू कैप्चर ए फेंट
celestial object with a visual magnitude of 27.7, which is 100 million times fainter than any other human eye can detect. 100 million times. अभी क्या है, जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन हो रहे थे, अपने डिस्कशन किया था, तो फर्स्ट फेज इलेक्शन हो चुके हैं और आज की न्यूज के हिसाब से 63.3% वोटर टर्नआउट हुआ है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आएंगे इनके। ग्लासगो टू होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में होंगे। स्कॉटिश गवर्नमेंट ने बिड किया था, वो जीत गए हैं। और वी हैव बीन वर्किंग विद कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड एंड द स्कॉटिश गवर्नमेंट फॉर सेवरल मंथ्स एंड हैज डिलाइटेड टू हियर दैट वी रिसीव्ड कंफर्मेशन ऑफ स्टॉप। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में कॉमनवेल्थ गेम होंगे। कॉमनवेल्थ क्या है, 1949 में टाइज बनी थी। इसमें क्या है कि इसमें पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज है जो भी कंट्रीज आपस में है। और ये सारी के सारी एक बार ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रह चुके हैं, यानी ब्रिटिश एम्पायर ने इनके ऊपर राज किया हुआ। वो कंट्रीज होती है कॉमनवेल्थ। अभी जो करंट मेंबर स्टेट्स हैं, उसका देखो, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस फ्लैग ये है, लोगो ये है। करंट मेंबर स्टेट्स जो है वो ब्लू में है, पार्शियली सस्पेंडेड है, फॉर्मर मेंबर स्टेट्स है, ब्रिटिश है। इसका हेडक्वार्टर जो है मार्लबोर्ग हाउस, लंदन, यूके में है। वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है। 56 टोटल मेंबर है। हेड चार्ल्सरी है, सेक्रेटरी जनरल बैरोन्स है, चेयर इन ऑफिस पोल है। टोटल ये है। पॉपुलेशन एस्टिमेटेड इतना है, डेंसिटी इतनी है। अभी की बात करते हैं तो काफी एक्सेस रेंज हुई है सितंबर के अंदर, जिससे रिस्क है क्रॉप के डैमेज होने का। आप देखोगे तो हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के अंदर एक्सेस, लार्जर एक्सेस में रेन हुई है। बाकी जो आप एक्सेस वाला पोर्शन देख रहे हो, ये ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हो, डार्क ब्लू वाला। लाइट ब्लू वाले में नॉर्मल। जो डेफिशिएट हुआ है वो इसमें हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में। और लार्ज डेफिसिट जो है बिल्कुल ही अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया हैज रिसीव्ड अनइवन रेनफॉल थ्रू आउट दिस मॉनसून। तो अनइवन रेनफॉल है और एक्सटेंड भी हो चुका है। और एक चीज, पर्टिकुलर चीज ये भी है कि जो अपना टेम्परेचर बढ़ा है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा नॉर्मल टेम्परेचर से, स्टैंडर्ड प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से पहले जो टेम्परेचर को अपन कंसिडर करके चलते हैं, उससे जितना भी टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 डिग्री बढ़ेगा, 1.5 डिग्री, उतने ही ज्यादा फ्लड आने के चांसेस हैं। 1.5 टाइम्स, अगर 1.5 डिग्री बढ़ा है तो ये है। इंडिया ने फिफ्थ एशियन चैंपियनशिप जीत ली है, चाइना को हरा के। चाइना को हरा के 1-0 से विक्ट्री की है। इसके अंदर ये है कि आज तक चाइना, इंडिया 5 बार जीत चुकी है। 4 बार सोली और 5 बार, एक बार इंडिया और पाकिस्तान का टाई हो गया था, तो दोनों को मेडल रिवॉर्ड किया था। और 2 बार पाकिस्तान और 1 बार कोरिया जीत चुकी है। एक और न्यूज है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के अंदर इक्वल, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड के अंदर इक्वल प्राइज मनी फॉर वुमेन एंड मेन कर दिया है। हिस्टोरिक फर्स्ट इन मेजर टीम स्पोर्ट्स। और विनर्स जो है वो रिसीव करेंगे $2.34 मिलियन, विद ए टोटल प्राइज पूल ऑफ $7.96 मिलियन। मतलब पूरी इवेंट का प्राइस जो है 7.96, और विनर को मिलेगा ये $2.34 मिलियन, जो कि 225% बढ़ा दिया है। देखो, इसमें मेरा ओवरऑल से ये है कि एक्चुअली वैल्यू क्रिएशन के बेसिस पे मनी पेड होना चाहिए, रादर देन इक्वेलिटी के बेसिस पे। मतलब वो इक्वेलिटी है ही नहीं। यू कांट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंज, यू कांट कंपेयर एनीथिंग। सो एक बार मैंने इंटरव्यू सुने थे, बाहर की कंट्री के कोई था, तो वो ये बोल रहे थे कि जो फुटबॉल मैन लीग होती है, फीफा जिसको बोलते हैं, वो 20,000 करोड़ का रिवेन्यू क्रिएट करके देती है, लेट्स से मेंस का। तो उनकी, और उसी के कंपैरिजन में वुमेन प्रीमियर लीग होती है फुटबॉल की, वो सिर्फ 500 से 700 करोड़ करके देते। तो हाउ यू गाइस कैन गिव बोथ प्लेयर्स सेम सेम थिंग, सेम मनी? दिस इज वन क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि लेवल ऑफ स्किल और लेवल ऑफ गेम में भी डिफरेंस होता है मैन एंड वुमेन के बीच में। क्या, कितनी फास्ट, कितना क्या होता है। तो जो जितनी ऑडियंस कैप्चर करता है उसी के उसमें, एक बार आमिर खान जी ने भी बोला था कि यार, अगर अगर ये 30,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट कर पा रहे हैं,
तो इनको ज़्यादा दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? वो एक्चुअल में इक्वालिटी है रादर देन ये। सो मेरा से ये है, बाकी यू गाइस कैन कैरी ऑन। थैंक यू फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर।